केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। अब वो तो है उसमें, मगर हम तो देखिए अब क्या होता है अंदर। अभी बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स जो एक तरह से डर्टी हो रहा है उसको साफ, तो उसमें ये कह दीजिए ना कि अगर किसी पर आरोप लगेगा तो वो रूलिंग पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपके पास ज्वाइन कर लो, आप आराम से बैठो। भाई, पुलिस कैसा तय करेगी? जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। जनता मुझे क्यों इलेक्ट करती है कि मैं 5 साल के लिए जाऊं? और अगर मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा, एजेंसीज को अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, तो किसका नुकसान होगा इसमें? अच्छा, कहां है इंडिपेंडेंस, कहां है पुलिस का? एक सेक्शन लगा दीजिए, सेडेशन नहीं है, मगर एक सेक्शन है BNSS में 30 दिन छोड़िए, 30 महीने में बेल नहीं होगी। ये चीज चक्कर है, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कई गवर्नमेंट गिर जाएंगे। तो जितने अपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पार्टीज हैं, उनको तो इसका पुरजोर मुखालिफत करना चाहिए, वरना तो फिर बारी बारी सब जने जाएंगे अंदर। लोकसभा में सांसदों के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने चेतावनी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल के अंदर रोज नारेबाजी करते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल 381 श्री सुरेश कुमार शेटवर, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभापति सभा पटल पर रख दिया गया। श्री अनूप धोत्रे,
Thank you, Speaker sir. Sir, I would like to ask how effective are current disaster management strategies in ensuring timely communication? प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल के अंदर रोज नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अनोखी तस्वीर सामने आई जब कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सद्भाव का अनोखा उदाहरण सामने आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं भी दी। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अनोखी तस्वीर सामने आई है जब कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सद्भाव का अनोखा उदाहरण सामने आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए नया विधेयक लाया जा रहा है जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक ईडी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को बिना ठोस आरोपों के जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को भी चेताया कि ये कानून भविष्य में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मूल रूप से लोकतंत्र की हत्या का बिल है। 2014 से लेकर के और आज तक ईडी जिस तरीके से बगैर किसी आरोप के सत्यापन के लोगों को जेल भेज रही है और 6-6 महीने 1-1 साल 2-2 साल जेल रख रही है, उससे स्पष्ट है कि ईडी से ये लोग अपने विरोधियों के ऊपर आरोप लगवाएंगे, जांच करवाएंगे और जांच के नाम पर उन्हें जेल भेजेंगे और उन्हें पद से हटाएंगे और सत्ता को स्थिर करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है इस तरीके से पर जो लोकतंत्र के ऊपर जो ये घातक हमला है, इसका सभी को विरोध करना चाहिए। और मैं चेता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कि भारतीय जनता पार्टी वालों, ये बिल आपके भी खिलाफ है। अगर आप अपने केंद्रीय नेतृत्व की लोकतांत्रिक उसमें बात नहीं मानेंगे और उनके विरोध में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा करके 30 दिन के लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा और आपको पद से हटा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र को अस्थिर करने की साजिश है, सरकारों को अस्थिर करने की साजिश है, डिक्टेटरशिप की तरीके से। और ये बिल मूल रूप से ध्यान भटकाने वाला बिल है। ये कहीं ना कहीं जो इस समय श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर है, राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लगातार जनता में जननायक के रूप में उभर रहे हैं, वो और तेजस्वी जी वोट चोरी के खिलाफ लगे हुए हैं, तो ध्यान भटकाने की अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की साजिश भर है। इसका सभी लोग विरोध करेंगे। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। आज सुबह जनसुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ था। ये घटना मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने पूरी बात बताई कि आखिर हमले के बाद क्या कुछ हुआ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ। ये घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने पूरी बात बताई कि आखिर हमले के बाद क्या हुआ। मैं आया था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ आए, हमसे बोला गया कि मैडम की तबीयत खराब हुई है, लेकिन कारण वो नहीं था। कारण था कि अंदर मैडम पर हमला हुआ है। किसी महिला ने
मैडम पे हमला किया हुआ है। एक्चुअली ये बहुत गलत हुआ जी। इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना, हमने यही सुना कि हमला हुआ है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और दिल्ली में आज फिर 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में एसकेवी स्कूल और प्रसाद नगर में आंध्रा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल पाया है। धमकी भरे कॉल में कहा गया है कि परिसर में बम प्लांट किया गया है। स्कूल से अलर्ट होते ही दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल परिसर को खाली कराकर गहन छानबीन की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली में आज फिर 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में एसकेवी स्कूल और प्रसाद नगर में आंध्रा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची है और अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। धमकी भरे कॉल में कहा कि परिसर में बम प्लांट किया गया है। स्कूल से अलर्ट होते ही दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल परिसर को खाली कराकर गहन छानबीन की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। फिलहाल जांच जारी है। सर, ये जो बम की कॉल आई है, इससे एक पैनिक है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जैसे ही ये कॉल गई है उस इमीडिएटली सभी लोग एकदम से सजग होकर के यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड और प्रेस, सभी लोग इसमें डिस्टर्ब भी हुए हैं और वो लोग एकदम से कार्यान्वित हुए हैं और सब लोगों ने अपना अपना मोर्चा संभाल रखा है इसको संभालने के लिए कि किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, इस कॉल से निपटा जाए बड़े आसानी से और एक तरह से पूरे क्षेत्र में पैनिक ना हो। स्कूल का क्या नाम है? राजा राम मोहन केंद्रीय विद्यालय। इसमें क्या है कि सर, स्कूल में बच्चे लड़कियां और लड़के दोनों पढ़ते हैं। अच्छा। एक पारी जो है लड़कियों की होती है और एक पारी लड़कों की होती है। बहुत अच्छा स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक माना स्कूल है। इसमें जूडो का भी एक सेंटर है, जो कि दिल्ली में जो उसमें जूडो में बच्चे हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में। यहाँ पर कौन कौन सी टीम आई है? इसमें सर आपके प्रेस वाले, आपके डॉग स्क्वाड, आपके पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज, सभी लोग इमीडिएटली, मेरा ख्याल है कोई भी उसमें टाइम नहीं लगा है और सब लोग पहुंचे हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। मोहाली के सिसवा इलाके में पर्यावरण नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय बीजेपी नेता विनीत जोशी ने निजी जमीन मालिक गुरशरण सिंह और उनके बेटे सतबीर सिंह पर करीब 500 पेड़ काटने और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि जिला प्रशासन और जमीन मालिकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कहा कि ये जमीन खसरा नंबर 453 के अंतर्गत आती है, जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की धारा 4 के तहत सुरक्षित है। यहाँ खेती, खनन, पेड़ पौधे काटना या पशुओं को चारा पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। हालांकि विनीत जोशी आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। जिस पंचायत प्रस्ताव को उन्होंने हवाला दिया उसमें 500 पेड़ काटे जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। जिला वन अधिकारी कंवरदीप सिंह ने कहा कि किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है और ये जमीन निजी है। ये खसरा नंबर पहले ही वन कानूनों से डिलिस्ट किया जा चुका है। तो कपूरथला जालंधर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार बस ने मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। कपूरथला जालंधर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार बस ने मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में जाँच जारी है।
तो हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड का मामला और लगातार गहराता जा रहा है। शिक्षिका की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चरखी दादरी में सर्वजातीय पंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में दंगे की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी है। 19 साल की शिक्षिका की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है और जन आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड का मामला और भी गहराता जा रहा है। शिक्षिका की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चरखी दादरी में सर्वजातीय पंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में दंगे की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। 19 वर्षीय शिक्षिका की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है और जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वागत करते हैं, इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं। लेकिन भाई सब सुबह मैंने एक बात कही थी भाई, सबसे पहले ये हमने मीडिया में देखा, हमारी मनीषा बहन के लिए इतना बुरा व्यवहार किया गया है, दरिंदों ने इतना गलत व्यवहार किया है। बहन बेटी तो दरिंदों कभी होंगी। पूरे विश्व के लिए एक संदेश है ये। स्त्री जाति तो पूरे विश्व में है, कोई हमारे यहाँ नहीं है कि भाई यार हरियाणा में हर भारत में और कहीं नहीं है, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व की जाति स्त्री जाति से ऐसा घिनौना कर्म करने वालों के लिए इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए कि कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि भाई ये काम करा था तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इस तरीका का मेरा सगा भाई भी होना, मैं उसको भी नहीं कहूँगा फांसी तोड़ दे भाई, मेरा खुद का बटेऊ भी होगा ना, ऐसी बात नहीं है। मेरा बहन बेटी नहीं है, शादीशुदा बच्चे मेरे, उम्र है 57 साल में लग रहा हूँ। अगर मेरा बटेऊ भी होना इसी तरीका तो उसने भी नहीं कहूँगा फांसी तोड़ भाई, इसे जला दो। तो पुलिस के द्वारा जो दावे कल किए गए रात को, तमाम चीजें देखो जी, जो सुसाइड नोट बोला वो एक ढकोसला है, सबको पता है। दुनिया शीशा होती है, सब जान जाते हैं। वो घर से कोई गुड़िया का लिखित रूप का कोई कॉपी लेके गए हैं, उसमें राइट हैंडिंग मिला कर वो लिख दिया और वो सोशल मीडिया पे दे दिया। क्या है ये, सब जानते हैं कि ये झूठी बात है। उत्तरी भारत में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसके बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा के यमुनानगर जिले स्थित हथनीकुंड बैराज पर दबाव बना दिया है, जिसके चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। ये कदम अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उठाया गया है ताकि बैराज पर अधिक भार ना पड़े। वहीं इस मामले पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने भी जानकारी दी है। उत्तरी भारत में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा के यमुनानगर जिले स्थित हथनीकुंड बैराज पर दबाव बना दिया, जिसके चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। ये कदम अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उठाया गया है ताकि बैराज पर अधिक भार ना पड़े। वहीं इस मामले पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने जानकारी दी। चलिए बात अब होगी बिहार की, जहां वोट अधिकार यात्रा में लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में इन्होंने वोट चोरी की, चोरी उनकी पकड़ी गई और वो मुझे बोलते हैं कि हलफनामा दो। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे भी। जैसे मोदी जी विशेष पैकेज की घोषणा करते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग बिहार के लिए एक नया विशेष पैकेज लेकर आया है। ऐसा याद, इसका मतलब नए तरीके से चोरी करना। भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी
का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक सीट चुनी, बैंगलोर सेंट्रल, और उसमें एक विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट है। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो है, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। तो बिहार में होने वाले एशिया कप हॉकी से पाकिस्तान और ओमान के हटने पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने कहा कि एशिया कप एशियाई हॉकी का एक बेहद अहम टूर्नामेंट है। पाकिस्तान सुरक्षा कारणों से इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहा है। भारत ने उन्हें कभी नहीं मना किया, वे सुरक्षा कारणों से खुद ही आने से इनकार कर रहे हैं। ओमान की टीम भी अपनी सरकार के साथ निजी मुद्दों के कारण हट गई है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि भारत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में भी ऐसा कोई मुद्दा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई है और जो उनके मन में किसी डर का संकेत भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एशिया कप काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। एशिया कप से ही जो चैंपियन तो डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और इस हिसाब से एशिया कप काफी इम्पोर्टेंट। एशियन हॉकी में काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है एशिया कप, और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजन के लिए आ नहीं पा रहे हैं, और भारत ने काफ़ी कभी भी उनको मना नहीं किया है। वो उनका अपना सिक्योरिटी रीजन के लिए ही उन्होंने आने के लिए मना कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है, वो उनका वो प्रॉब्लम्स हैं। और सेकंड, ओमान टीम भी आ नहीं पा रहे हैं। ओमान टीम भी विड्रॉ किया कि उनका पर्सनल, उनका अपना गवर्नमेंट के साथ किसी प्रॉब्लम की वजह से वो विड्रॉ किए हैं। और 29 को फर्स्ट मैच खेली जाएगी, और जैसे 2 पुल बनाई गई है। जैसे एक पुल में शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। ए पुल में इंडिया, जापान, चाइना, कजाकिस्तान। बी पुल में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपाई। सो अपने आप में ऐसे का एक काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड भी माना जाता है। जो चैंपियन होता है डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए। सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है, मतलब राजगीर बिहार में होने जा रहा है, और इससे पहले भी एशियन चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, जहां पर काफी
बिहार गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और एशियन चैंपियन ट्रॉफी शानदार तरीके से वहाँ पे समाप्त हुआ। काफ़ी सक्सेस रहा टूर्नामेंट और उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप भी राजगीर बिहार में बिहार सरकार के सपोर्ट से बहुत अच्छा रहेगा। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के एक ग्रुप ने भोपाल में विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया से मुलाकात की और शरणागत के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति का विरोध भी किया। उन्होंने शीर्ष पद पर उनकी जूनियर हैसियत का हवाला दिया और शरणागत की नियुक्ति रद्द करने का अनुरोध भी किया। मंत्री भूरिया ने बाद में बताया कि अधिकारियों की मांग जायज है और वो इस संबंध में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों से की जाती है। मंत्री ने यह भी कहा कि शरणागत के मामले में उनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गई थी और इसके पहले अधिकारियों के एक समूह ने भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा और उनको शरणागत की नियुक्ति के संबंध में जरूरी कार्रवाई का भी अनुरोध किया। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में घटित एक ऐसी घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, जिसने न केवल मिड डे मील योजना की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकारी इंतजामों की पोल भी खोल दी। लछनपुर सरकारी मिडिल स्कूल में दर्जनों मासूम बच्चों को वो भोजन परोसा गया जिसे आवारा कुत्ते पहले ही खा चुके थे। ये मामला सामने आते ही अभिभावकों में आक्रोश फैल गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए कड़ा आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि इस घटना ने बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि 84 में से किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1 महीने के भीतर 25-25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन पूरी तरह दी जाए। अदालत ने ये टिप्पणी की कि इस तरह की लापरवाही को देखी या फिर मानवीय भूल कहकर नहीं टाला जा सकता। ये सीधा बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। तो प्रदेश भर में 20 दिन से जारी खनन और क्रेशर संचालकों की हड़ताल आखिरकार मंगलवार को थम गई। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल की दखल के बाद सरकार और संचालकों के बीच सहमति बनी और एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर दिया। ऑल राजस्थान स्माइल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन और राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने अधिकांश मांगों को मान लिया है और इस सिलसिले में एक तकनीकी कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने तक हड़ताल स्थगित रहेगी। एसोसिएशन के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वो फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगे कोई अनुचित नहीं है, हम सरकार से सिर्फ वही चाहते हैं जो हमारा हक भी है, क्योंकि हम राज्य के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो राजधानी जयपुर के जी स्टूडियो में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने इतिहास रच दिया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सैकड़ों दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए मनिका ने ये प्रतिष्ठित ताज अपने नाम कर लिया है और वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोथाबुरु के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 के मंच पर उतरेंगी। देश भर से चुनी गई 48 प्रतिभागियों में से अंतिम मुकाबले में राजस्थान की मनिका ने शानदार प्रस्तुति दी। तान्या शर्मा फर्स्ट रनअप और महक झिंगरा सेकंड रनअप रही। वहीं अमीशी कौशिक और सांगरथेम निरुपम ने क्रमशः थर्ड और फोर्थ रनअप का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति और प्रतिभा का विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व है। मनिका की जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है।